वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां सीजेडएमई क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम मध्यकालीन भारत का पार्ट नंबर 5 करने जा रहे हैं। अभी तक हमने पार्ट 4 कर लिए हैं। अध्याय अगर 4 की बात करें, पार्ट 4 मध्यकालीन भारत के हम लोग कर चुके हैं। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हमारी चर्चा चल रही थी। अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रकार से मंगोलों के आक्रमण को दबाया और इसके साथ साथ में उसने हिंदुस्तान में रणथंभौर हो, चित्तौड़ हो या फिर गुजरात हो, यहाँ पर उसने विजय प्राप्त की। इसके बाद में हम लोग इसकी बातों को आगे कंटिन्यू करते हैं। आइए देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित और बहुत महत्वपूर्ण जो बातें हैं। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम पूछा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था अली गुरशप। अली गुरशप भी कोई बोल देता है, गुरशप एक ही बात है। अली गुरशप बोला जाए या अली गुरशप बोला जाए, अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम हो गया। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हमने बताया था कि इसको एक महत्वपूर्ण सेनापति मिल जाता है जिसका क्या नाम होता है, जिसका नाम होता है हजार दीनारी। हजार दीनारी आप कहेंगे कि हजार दीनारी तो कोई था नहीं। हजार दीनारी था, गुजरात से खरीदा था। आपके दिमाग में आ गया होगा नाम, कौन था? तो इसका नाम था मलिक काफूर। मलिक काफूर एक वफादार सेनापति बन जाता है अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी क्या करना चाहता था? तो इसके दिमाग में ज्यादा चीजें चल रही थी। ये स्वयं को पैगंबर बनाना चाहता था। इसका क्या मतलब हुआ? ये अपना खुद का नया धर्म चलाना चाहता था, पहली बात। दूसरी बात इसकी एक और इम्पोर्टेंट है, ये पूरे दुनिया को जीतना चाहता था। यानी कि द्वितीय सिकंदर के नाम से भी इसको जाना जाता है, अलेक्जेंडर सेकंड। इसने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की। सिकंदर ए सानी बनना चाहता था। दो बातें इसके दिल में आई। पहली बात क्या, ये पैगंबर बनना चाहता था, यानी कि खुद का इसको धर्म अपना चलवाना था। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये थी, ये खुद को अलेक्जेंडर सेकंड के नाम से इसने उपाधि धारण की, यानी कि सिकंदर ए सानी की इसने उपाधि धारण की। ये पूरे दुनिया को जीतना चाहता था। क्या ऐसा कर पाया? पैगंबर क्या बन पाया? या फिर सिकंदर ए सानी या सिकंदर दूसरा कहलाया? नहीं, ये सब दोनों बातें नहीं घटित हुई। ये उपाधि थी, इसने अपने पास रखी। पैगंबर ये नहीं बन पाया। क्यों नहीं बन पाया? कि इसको सलाह दी गई थी दिल्ली के कोतवाल के द्वारा। दिल्ली के कोतवाल, इसका दोस्त था अला उल मुल्क ने इसे सलाह दी कि ऐसा है कि अपना नया धर्म मत बनाइए, इस्लाम को ही आगे बढ़ाइए और दुनिया को जीतने के अलावा और भी महत्वपूर्ण विजय यहाँ पे प्राप्त की जा सकती है। हिंदुस्तान को जीत लीजिए, भारत को जीत लीजिए, अलेक्जेंडर बनने की कोशिश मत करिए, पूरी दुनिया को मत जीतिए, हिंदुस्तान को ही जीतिए। ऐसी सलाह दी जाती है अला उल मुल्क के द्वारा, जो दिल्ली का एक कोतवाल है। इसका बहुत अच्छा मित्र है अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी अला उल मुल्क की बात को मान जाता है और अपना विश्व विजय का सपना त्याग देता है, पैगंबर बनना भी त्याग देता है। कहा यह जाता है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, सुन्नी मुस्लिम इसको माना जाता है। इसी के कारण अलाउद्दीन खिलजी अब हिंदुस्तान को जीत रहा था। और हिंदुस्तान में अगर हम बात करें तो दक्षिण भारत पर अभी तक किसी की नजर नहीं गई थी। तो दक्षिण भारत पर करता क्या है अलाउद्दीन खिलजी? अपने वफादार सेनापति इसका कौन था? तो आप सब जानते हैं, मलिक काफूर को दक्षिण के मिशन पर भेजता है, दक्षिण भारत के मिशन पर भेजता है। तो हम दक्षिण में 4 राज्यों की बात करेंगे। पहली हम लोग बात करेंगे देवगिरी की। देवगिरी हो या फिर इसे हम दौलताबाद भी कहते हैं, दौलताबाद। तो दौलताबाद में किसका शासन था? हम लोग अच्छे से जानते हैं, यादव वंश का शासन था। यादव वंश के बारे में कहा जाता है कि यादव वंश की स्थापना किसने की, यानी कि संस्थापक इसके कौन थे? तो भिल्लभ पंचम जो थे वो यादव वंश के संस्थापक थे। लेकिन भिल्लभ फाइट के समय मलिक काफूर का आक्रमण नहीं होता है। मलिक काफूर का जो आक्रमण होता है वो उस समय जो राजा थे
अलाउद्दीन खिलजी के समय की अगर बात करें या फिर मलिक काफूर की बात करें, आप कंफ्यूज मत होइए। अलाउद्दीन खिलजी का मलिक काफूर कौन था? सेनापति था। तो यहाँ पे शंकर देव के पिता, शंकर देव के पिता रामचंद्र देव, कौन? यादव वंश के कौन थे? रामचंद्र देव का शासन था। रामचंद्र देव के यहाँ से मलिक काफूर बहुत सारी धन संपदा लूट के आता है। आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि रामचंद्र देव के ऊपर कितनी बार आक्रमण किया। तो एक बार तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। वो जीत कर संपत्ति कहाँ चला जाता है? कड़ा मानिकपुर में, और अपने चाचा को संपत्ति नहीं देता है, वो अलग बात है। अब यहाँ दोबारा से मलिक काफूर को भेजा जाता है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। रामचंद्र देव के एक बार फिर से लूटा जाता है, बहुत सारी धन संपदा लूटी जाती है। रामचंद्र देव के ऊपर कर लगाए जाते हैं, यानी कि टैक्स इसके ऊपर लगाया जाता है। और अलाउद्दीन खिलजी या फिर मलिक काफूर की बात करें, मलिक काफूर इसे अपने शासन में शामिल नहीं करता, इनके ऊपर सिर्फ टैक्स आरोपित किया जाता है। दूसरी हम बात करेंगे, रामचंद्र देव ने अब मलिक काफूर की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। अधीन बन गए थे रामचंद्र देव मलिक काफूर के। मलिक काफूर ने रामचंद्र देव की मदद से और 3 दक्षिण भारत राज्यों को जीता। उनकी एक एक करके हम लोग चर्चा कर लेते हैं। पहले हम लोग चर्चा करेंगे वारंगल, वारंगल या फिर तेलंगाना। वारंगल में जो शासन था वो काकतीय वंश का था, काकतीय वंश का शासन था। अब काकतीय वंश की हमने चर्चा क्यों की है? काकतीय वंश बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके कई कारण हैं। पहला कारण ये है कि यहाँ से वारंगल से मलिक काफूर को एक चीज मिली थी, उस चीज को पूरे विश्व में बहुत अच्छे से जाना जाता है, वो था कोहिनूर हीरा। कोहिनूर हीरा की अगर बात करें तो वारंगल के काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव सेकंड से किसने मलिक काफूर ने प्रताप रुद्रदेव सेकंड से वारंगल में कोहिनूर हीरा जीता था। अब इस कोहिनूर हीरे को निश्चित रूप से किसे दिया जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी को दिया जाएगा। तो इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। वारंगल की विजय की हम बात कर रहे हैं। वारंगल की विजय इसलिए जानी जाती है क्योंकि यहाँ से कोहिनूर हीरा इसने मलिक काफूर ने जीता था। अब वारंगल के बाद में अगर हम तीसरी बात कर रहे हैं, वारंगल या फिर तेलंगाना, आपको दोनों बातें मिल जाती हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है पांडवंश की। पांडवंश की अगर बात करें तो मदुरई या फिर मदुरा, दो नाम मिलते हैं इतिहास में लिखे हुए। मदुरई इनका स्थान है, पांडवंश का जहाँ शासन चलता है वो मदुरई है, फिर मदुरा है, एक ही नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पे भी भारी टैक्स लगाया जाता है। अपने राज्य में इसको नहीं मिलाता है मलिक काफूर, ना ही वारंगल को अपने राज्य में मिलाता है। सिर्फ और सिर्फ एक ही काम था इनका, टैक्स लगाओ, पैसा वसूल करो। एक साल का पूरा एक निश्चित पैकेज होता था, वो सुल्तान यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के पास में पहुंचाया जाता था। यही काम था मलिक काफूर का। अब हम चौथे नंबर पे बात करेंगे। चौथे नंबर पर हम लोगों ने बात कर ली है होयसल वंश, एक और है होयसल वंश। होयसल वंश की अगर बात करें तो स्थान है द्वार समुद्र। कौन सा स्थान है? द्वार समुद्र। द्वार समुद्र को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, यहाँ पे देख लीजिए। द्वार समुद्र जो नाम है इसको एक और नाम से जानते हैं हेलबिड के नाम से भी द्वार समुद्र प्रसिद्ध है। होयसल वंश की अगर बात करें तो होयसल वंश का उस समय तत्कालीन राजा कौन था? तो बल्लाल सेकंड राजा था। बल्लाल सेकंड को हराकर मलिक काफूर इस होयसल वंश के ऊपर भी टैक्स आरोपित करता है, नए नए कर आरोपित कर देता है। तो लगातार यहाँ से टैक्स वसूला जाता है और कुछ नहीं, अपने राज्य में, खिलजी राज्य में इसको नहीं मिलाया गया था, सिर्फ टैक्स वसूला गया था। अब आगे हम लोग चर्चा करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। आखिरकार इसने कौन कौन सी और सारी प्रथाएं चलाई। तो अलाउद्दीन खिलजी की बात कर लें तो इसने बहुत सारे नए नए कर इजाद किए, जैसे चराई के ऊपर कर लगाया। वैसे 4 ही कर लगते थे। कर कितने लिए जाते थे उस समय? तो कर 4 प्रकार के पिछले शासकों के द्वारा लिए जाते थे। एक था जजिया, दूसरा था जकात, तीसरा
खम्स या फिर खुम्स, दोनों नाम से इसको जाना जाता है। और चौथा था खराज। हम लोग जानते हैं जजिया क्या है। जजिया एक धार्मिक कर है। धार्मिक कर, धार्मिक कर की बात कर रहे तो धार्मिक कर कैसा कर भाई? जजिया एक धार्मिक कर है। जजिया गैर मुस्लिमों से लिया जाता था, यानी कि जो मुस्लिम नहीं है उनसे जजिया कर वसूला जाता था। गैर मुस्लिम से इसलिए वसूला जाता था, उस समय ये कहा जाता था कि मुस्लिम सैनिक आपकी सुरक्षा करते हैं, इसीलिए आप उनको एक कर देंगे जजिया, यानी कि हिंदुओं से ये कहा जाता था और उनसे उम्मीद ये रखी जाती थी कि मुस्लिम सैनिक उनकी रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं, इसलिए आप जजिया दीजिए, नहीं तो इस्लाम कबूल कर लीजिए। दो ही ऑप्शन होते थे उस समय। जकात, जकात भी एक धार्मिक कर है। ये मुस्लिम से लिया जाता था, मुस्लिम लोगों से लिया जाता था। मुस्लिम से इसलिए लिया जाता था कि उस समय कई मुसलमान ऐसे होते थे जो बहुत गरीब थे, उनके भरण पोषण के लिए जकात लिया जाता था। ये कोई नेसेसरी टैक्स नहीं था, आवश्यक नहीं था, ये अपनी इच्छा के ऊपर निर्भर करता था। कई गरीब मुसलमानों को मक्का मदीना की यात्रा कराई जाती थी, यानी कि हज की यात्रा कराई जाती थी, उस संबंध में जकात लिया जाता। ये 1/40वां भाग लगभग होता था। और खम्स या फिर खुम्स की बात करें तो एक ऐसा कर था लूट का सामान, लूट का सामान। अब लूट के सामान का क्या मतलब हुआ? जैसे मलिक काफूर ने आक्रमण किया देवगिरी के ऊपर, दौलताबाद के ऊपर, तो होगा क्या, इसमें सैनिकों का हिस्सा भी होता था और जो शासक हैं सुल्तान उनका हिस्सा भी होता था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, खुम्स में 4/5 हिस्सा लिया और 1/5 दिया किसे? 1/5 दिया सैनिकों को, सैनिक को। और 4/5 हिस्से की अगर बात करें तो 4/5 अपने पास खुद रखा, बोला कि 4/5 मेरे पास रहेगा, 1/5 सैनिकों के पास होगा। लेकिन पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी। इससे पहले अलाउद्दीन खिलजी से जो भी शासक पहले आए, सुल्तान पहले आए हैं, वो क्या करते थे, सैनिकों को 4/5 देते थे, अपने पास 1/5 रखते थे। लेकिन इसने इतिहास को बदल दिया, ये बोला 4/5 हमें चाहिए और सैनिक को 1/5 इसने दिया। खम्स या फिर खुम्स एक ही बात है। अब हम लोग बात कर लेते हैं खराज की। तो खराज एक होता था भूमि कर, भूमि कर यानी कि लैंड टैक्स की बात करना है, भूमि के ऊपर कर लगाया जाता था। ये 4 कर अलाउद्दीन से पहले भी जितने भी शासक रहे थे वो लेते थे, लेकिन इसने बहुत सारे एक्स्ट्रा कर लगाए, अन्य कर लगाए, जैसे चराई के ऊपर कर लगाया, गाय के ऊपर कर लगाया, भैंस के ऊपर कर लगाया। इसने न जाने कितने प्रकार के टैक्स लगाए। तो कहा जाता है कि लगभग 27 प्रकार के टैक्स, 27 प्रकार के इसने टैक्स लगाए। और इसके पहले के जो शासक होते थे उन्होंने लगभग 4 टैक्स हर एक के काल में रहे, लेकिन इसने भूमि कर को बढ़ाकर 50% कर दिया। और लोगों के समय में ये 1/3 हुआ करता था, लेकिन इसके काल में 1/2 या फिर 50% कर दिया, 50% इसने टैक्स को कर दिया। और इसके अलावा भी इसने बहुत सारी प्रथाएं चलवाई, जैसे कि नगद वेतन दिया, हुलिया और दाग प्रथा इसके द्वारा करवाई गई। अलाउद्दीन खिलजी की और हम आगे चर्चा करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हमें सबको पता है 1316 ईस्वी में हो जाती है। अगले पार्ट नंबर 6 में हम लोग इसको और कंप्लीट कर लेंगे।